नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए चंगेज़ ख़ान और उनके चारों बेटों जोची ख़ान, चुग़ताई ख़ान, उग़दाई ख़ान और तोली ख़ान के बारे में तफसीली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया था, लेकिन आप लोगों की फरमाइश के ऊपर चंगेज़ ख़ान के उस पोते के बारे में तफसीली वीडियो लेकर आया हूँ जिसने इस्लाम कबूल किया और मंगोलों में वो पहला शख्स कहलाया जिसने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल किया और अपनी सल्तनत को इस्लामी रंग में रंग दिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ चंगेज़ ख़ान के बड़े बेटे जोची ख़ान के औलाद के बारे में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रात की खामोशी है, चरागों की लौ थमी हुई है और तारीख़ की वो पुरानी औराक हमारे सामने खुलने वाले हैं जिन्हें आज से सदियों पहले लिखा गया था। ये कहानी है एक अजीम बाप की औलाद की, एक ऐसी औलाद जिसने दुनिया के नक्शे बदल डाले। ये है जोची ख़ान के बेटों की दास्तान। हर बेटे की अपनी तकदीर थी, अपनी लड़ाइयाँ, अपनी सल्तनत, अपने फ़ैसले और अपने अक़ीदे। कोई कुफ्र पर रहा, कोई ईमान की रोशनी तक पहुँचा, कोई यूरोप के दरो दीवार को हिला गया, कोई वस्त एशिया के रेगज़ारों में नई सल्तनतें खड़ी कर गया। अगर आपको तारीख़ की गहराई में उतरना पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि माजी की ये दास्तानें आपके दिलो दिमाग को झंझोर डाले, तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वो सब सुनने को मिले जो आम किताबों में सिर्फ सतर है, मगर हम उन्हें रूह बख्श कर आपके सामने लाते हैं। चंगेज़ ख़ान की खैमागाह में एक दिन की धूप भी औरों जैसी ना थी। हवा तेज़ चल रही थी और खाना बदोश लश्कर के घोड़े बीच मैदान ज़ोर ज़ोर हिनहिना रहे थे। उन्हीं दिनों जोची ख़ान के घर एक बच्चे की विलादत हुई जिसका नाम रखा गया औरदा ख़ान। वो जोची ख़ान का सबसे बड़ा बेटा था। ख़ानदान में सब जानते थे कि चंगेज़ ख़ान का पोता होने के नाते ये बच्चा एक दिन अपने कबीले की क़यादत करेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ तकदीर के खेल अजीब निकले। औरदा ख़ान की तबीयत सख्त मगर मुनसिफ मिजाज था। वो अपने कबीले को एक मजबूत ढांचे में रखना चाहता था। उसका झुकाव हमेशा मुनज़्ज़म हुकूमत और कबीले के इत्तेहाद की तरफ रहा। जब चंगेज़ ख़ान ने अपने वसी सल्तनत को बेटों और पोतों में तकसीम किया तो औरदा ख़ान को अकेली औरदा यानी सफ़ेद खैमा दिया गया। ये सफ़ेद खैमा इस बात की अलामत था कि वो बड़े बेटे की हैसियत से इज़्ज़त रखता है। उससे उसकी सल्तनत का नाम पड़ा वाइट हॉर्ड। औरदा ख़ान ने अपनी हुकूमत मौजूदा कज़ाकिस्तान और वस्ती एशिया के रेगज़ारों में कायम की। यहाँ से वो न सिर्फ तुर्क कबाइल बल्कि ईरानी सरहदों तक असर रखता था। उसकी शख्सियत में वो जाहो जलाल ना था जो बातू ख़ान का खासा बना, लेकिन उसमें एक गहरी सोच थी। वो हर जंग को जीतने से ज़्यादा हर कबीले को साथ रखने को अहमियत देता। कहा जाता है औरदा ख़ान के दरबार में कई मुसलमान ताजिर और आलिम आया करते थे। बुखारा और समरकंद के उलमा उसके लश्कर तक रसाई रखते थे। अगरचे वाज़ेह सबूत नहीं मिलता कि उसने इस्लाम कबूल किया या नहीं, मगर उसके बेटे और पोते इस्लाम की तरफ माइल हुए। यही वो बुनियाद थी जिसने आगे चलकर कज़ाक और उज़्बक मुसलमानों की हुकूमतों को जन्म दिया। औरदा ख़ान ने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर अपनी रियासत को मुस्तहकम करने में गुजारी। वो यूरोप की फतूहात में बातू ख़ान जितना सरगर्म ना था, लेकिन वस्त एशिया में उसने ऐसी सल्तनत खड़ी की जो आने वाले सदियों तक कायम रही। उसके बाद उसकी नस्ल से कई हुक्मरान उठे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और तुर्क मुग़ल कबाइल को एक नया रंग दिया। अब आइए उस बेटे की तरफ जिसका नाम तारीख़ के औराक में सबसे ज़्यादा रोशन है। नाम है बातू ख़ान। वो जोची ख़ान का दूसरा बेटा था, मगर अज़मत में पहला। उसकी आंखों में हमेशा आग सी जलती रहती थी। वो नरम लहजे में बात करता, मगर उसके फैसले बिजली की तरह काते होते। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, फतह और सिर्फ फतह। चंगेज़ ख़ान की वफ़ात हुई और सल्तनत तकसीम हुई। बातू ख़ान को ब्लू हॉर्ड दी गई। उसका इलाका रूस, यूरोप
اور دریائے ولگار کے کنارے تک پھیلا تھا۔ 1240 میں جب باتو خان نے روس پر حملہ کیا تو پورے یورپ میں لرزہ طاری ہو گیا۔ کیف کو اس نے راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کے بعد اس کی فوجیں ہنگری، پولینڈ اور جرمنی کی طرف بڑھی۔ یورپی چرچ کی گھنٹیاں چیخنے لگی۔ لوگ کہتے تھے یہ قیامت کی فوجیں ہیں جو مشرق سے اٹھ کر مغرب کو نگل جائے گی۔ اگرچہ باتو خان نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ نسبتاً بہتر تھا۔ اس کے دربار میں مسلمان قاضی اور تاجر عزت پاتے تھے۔ وہ خود بدھ مت اور شمن ازم کے پیچھے جھولتا رہا، مگر اسلام کی روشنی اس کے خاندان میں داخل ہو رہی تھی۔ باتو خان نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اسے دنیا گولڈن ہورڈ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سلطنت روس سے لے کر بحیرہ اسود تک پھیلی اور صدیوں تک قائم رہی۔ صحرا کی تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ دریائے ولگار کے کنارے پر گھوڑوں کی ٹاپوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ گولڈن ہورڈ کے لشکر میں ایک نیا جوش تھا، کیونکہ سلطنت کی کمان اب ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آنے والی تھی جس کی روح ایک نئی روشنی سے لبریز تھی۔ وہ تھا برق خان، جوچی خان کا تیسرا بیٹا۔ برق خان بچپن سے ہی باقی بھائیوں سے مختلف تھا۔ وہ نرم دل مگر بہادر تھا۔ اس کی آنکھوں میں تلاش کی ایک روشنی رہتی تھی۔ اکثر وہ اپنے خیمے سے نکل کر مسلمانوں کے تاجروں اور علماء سے گھنٹوں گفتگو کرتا۔ اس کے دل کو ان کی باتیں چھو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ بخارا سے ایک صوفی بزرگ اس کے دربار میں آئے۔ برق خان نے ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا، اے خان، دنیا کی سلطنت فانی ہے، لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ الفاظ برق خان کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ آہستہ آہستہ اس نے اسلام کے بارے میں سیکھنا شروع کیا، اور پھر ایک دن اس نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس دن سے اس کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔ برق خان اور ہلاکو خان کی دشمنی۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کو تباہ کیا تو برق خان کا دل خون کے آنسو رویا۔ وہ اب مسلمان ہو چکا تھا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اعلان کیا، ہم ایک ہی جد سے ہیں، لیکن میں اس بھائی کا ساتھ نہیں دے سکتا جس نے اللہ کے گھر کو پامال کیا۔ یوں تاریخ میں پہلی بار منگول ایک دوسرے کے خلاف لڑے۔ برق خان نے منگول مملوک سلطان بیبرس کے ساتھ اتحاد کیا اور ہلاکو خان کی فوجوں کو شام میں شکست دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام نے منگولوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ برق خان کی حکومت ولگار کے کنارے سے لے کر دریائے دنیپر تک پھیلی تھی، اور اسلام کی تبلیغ پورے خطے میں ہونے لگی۔ روسی مورخین لکھتے ہیں کہ برق خان نے پہلی بار روس میں عدل کا نظام قائم کیا۔ وہ 1266 میں قفقاز کی ایک جنگ کے دوران وفات پا گیا، لیکن اس کی موت ایک نئے دور کی شروعات تھی، کیونکہ اس کے بعد گولڈن ہورڈ میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اس بیٹے کی طرف جس کا نام زیادہ تر زبانوں پر نہیں آتا، لیکن اس کی اولاد نے آنے والے صدیوں میں پورے وسط ایشیا پر حکمرانی کی۔ وہ تھا شیبان خان، جوچی خان کا 5واں بیٹا۔ شیبان خان ایک جنگجو کم اور ایک سیاستدان زیادہ تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کی طرح یورپ کی فتوحات میں زیادہ حصہ تو نہیں لیا، بلکہ وسط ایشیا میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے پر زور دیا۔ اس کو شیبانی ہورڈ کا حکمران بنایا گیا۔ شیبان خان کے بیٹوں اور پوتوں نے آگے چل کر بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی۔ انہی میں سے ایک تھا شیبانی خان ازبک، جس نے بخارا اور سمرقند میں حکومت کی اور اسلام کو مضبوط کیا۔ آج کے ازبک اور قزاق انہی کی نسل سے مانے جاتے ہیں۔ شیبان خان خود مکمل طور پر اسلام پر نہ تھا، لیکن اس کے خاندان نے برق خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کو قبول کیا اور اسے اپنی سلطنت کا مذہب بنایا۔ جوچی خان کے بیٹے 20 سے زیادہ تھے، جن میں ہر ایک کو ایک علاقہ دیا گیا۔ کسی کو سائبیریا کے جنگلات ملے، کسی کو ایران کے کنارے، کسی کو قفقاز کے پہاڑ۔ سب نے اپنی اپنی چھوٹی بڑی حکومتیں قائم کی۔ ان سب میں اسلام کا چراغ آہستہ آہستہ جلتا گیا، اور چند صدیوں میں پوری گولڈن ہورڈ اور وسط ایشیا مسلمان ہو گیا۔
यूं जौची खान के बेटों ने दुनिया का नक्शा बदल डाला। औरदा खान ने व्हाइट हॉर्स की बुनियाद रखी, बातू खान ने गोल्डन हॉर्स कायम की और यूरोप को हिला दिया। बरके खान ने इस्लाम कबूल किया और बगदाद के इंतकाम में अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ा। शैबान खान की नस्ल ने आगे चलकर उज़्बक कज़ाक सल्तनतें बनाई। अगर जौची खान के बेटे ना होते तो आज रूस, वस्त एशिया और यूरोप की तारीख कुछ और होती। जौची खान का एक और बेटा था, तोका तैमूर। तारीख में उसका जिक्र कम मिलता है, लेकिन उसकी नस्ल ने आगे जाकर बड़े बड़े इस्लामी हुक्मरान पैदा किए। वो ज़्यादातर अपने भाइयों की मदद करता रहा, मैदान जंग में भी शामिल हुआ, लेकिन ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ। उसका असल मुकाम यह है कि उसकी नस्ल से आगे जाकर ख्वारिज़म और ईरान में कई हुकूमतें वजूद में आई। तोका तैमूर की औलाद में कई मुसलमान बादशाह हुए। उन्हीं में से एक था तुक़तमश खान, जिसने बाद में बर्र सग़ीर तक के हालात बदल डाले और तैमूर यानी अमीर तैमूर के साथ टकराई। जौची के कुछ बेटे ऐसे थे जो मशरक़ी साइबेरिया और शुमाली इलाका जात में हुकूमत करते रहे। उनकी सल्तनतें इतनी बड़ी न बन सकी, लेकिन उनकी औलाद से बाद में कई कबीले निकले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और खाना बदोश कबाइल को मुसलमानों के करीब किया। बातू खान और बरके खान की बुनियाद पर जो सल्तनत खड़ी हुई वो कई सदियों तक कायम रही। रूस के ज़ार उन्हीं के मातहत टैक्स देते थे। वलगार के किनारों पर मसाजिद की अजानें बुलंद हुई। बुखारा, समरकंद और काजान इस्लाम का मरकज़ बने, लेकिन वक्त के साथ साथ खाना जंगी शुरू हुई। भाई भाई से लड़ने लगे। एक तरफ तोका तैमूर की औलाद, दूसरी तरफ शैबान की नस्ल, तीसरी तरफ औरदा खान के पोते। हर कोई तख्त चाहता था। इसी इंतशार ने अमीर तैमूर को मौका दिया कि वो आकर गोल्डन हॉर्स को तोड़ डाले, लेकिन उस वक्त तक इस्लाम की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ज़वाल के बावजूद भी वो ख़त्म न हुई। बरके खान के बाद गोल्डन हॉर्स में अक्सर खान ने इस्लाम कबूल करते गए। काजान खानियत, करीमिया खान और उस्तरा खान सब के सब मुसलमान रियासतें बनी। ये सब जौची खान की औलाद थी। रूस ने बाद में ताकत पकड़ी और उन रियासतों को एक एक करके ख़त्म कर दिया, लेकिन इस्लाम वहाँ न मिट सका। आज भी तातार, बाशकीर, चेचेन और काजाक सब उन्हीं की औलाद माने जाते हैं। यूँ देखा जाए तो जौची खान के बेटे सिर्फ सिपाही या हुक्मरान नहीं थे, बल्कि वो तारीख के धारे थे। औरदा खान व्हाइट हॉर्स यानी कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। बातू खान गोल्डन हॉर्स यानी रूस, यूरोप। बरके खान पहला मुसलमान खान, इस्लाम का अलमबरदार। शैबान खान उज़्बक कज़ाक सल्तनतों की बुनियाद। तोका तैमूर, तुक़तमश खान और कई नस्लें। बाकी बेटे छोटी बड़ी रियासतें और कबाइल। अगर जौची खान के बेटे न होते तो शायद आज वस्त एशिया, रूस के मुसलमान इलाके और यहाँ तक के बर्रसग़ीर की तारीख़ भी मुख्तलिफ होती। जी हाँ दोस्तों, ये थे चंगेज़ खान के बड़े बेटे जौची खान की औलादों की तफसीली रिपोर्ट, जिसमें आपने सुना कि वस्ती एशिया का चेहरा इन लोगों ने कैसे बदला। यूँ कहा जाए कि तारीख़ के धारा अगर मोड़ने में इन लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया तो इसमें कोई गलत ना होगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं मंगू खान, हलाकू खान और कुबलाई खान के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी फरमाइश के ऊपर मैं उन लोगों के ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊँगा, ताकि ये जान सकेंगे कि वो कहाँ कहाँ के हुक्मरान थे और कितने जालिम और सफाक थे। ये सब आप जानेंगे उस वीडियो में, जब आप अपनी फरमाइश में लिखेंगे तब। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।